आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनके बारे में। आइसोटोप्स आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये आप सामने फिगर देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन के हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों ही हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर हैं। इसमें आप देख रहे हैं ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन सब में क्या है? इक्वल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इक्वल है। मेरे साथ साथ बोलिए बच्चों। देखिए प्रोटॉन सारे में तीनों ही स्ट्रक्चर किसका है? हाइड्रोजन का। तीनों ही स्ट्रक्चर किसका है? हाइड्रोजन का। प्रोटॉन सब में कितने हैं? एक हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं? अभी न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे। प्रोटॉन सब में इक्वल, इलेक्ट्रॉन सब में इक्वल। न्यूट्रॉन इसमें डिफर होता है। क्या होता है? सेम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का वो सेम है। सिर्फ न्यूट्रॉन के डिफरेंस होने की वजह से इन तीनों के मास नंबर में चेंजेस है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या होती है आइसोटोप्स की? आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। ये हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, उसी के सारे एटम है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस इन मास नंबर। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस इन मास नंबर। और ये मास नंबर में डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? तीनों में देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? तीनों में अलग अलग है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? तीनों में अलग है। देख रहे हैं ना, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो हमारी डेफिनेशन क्या है बच्चों? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस इज मास नंबर कॉज ऑफ द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस वजह से इन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। इसी तरह कार्बन का भी होता है। जैसे कार्बन का होता है C612, C613, C614। कार्बन का भी इसी तरह आइसोटोप्स होता है। क्या होता है इसमें भी? क्या होता है बच्चों? देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर तीनों का, देखिए एटॉमिक नंबर देख रहे हैं ना, तीनों का, तीनों का जो एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्या है? सेम है। नंबर ऑफ मास नंबर, मास नंबर अलग है, मास नंबर अलग है। क्यों है अलग? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों इसमें अलग होने की वजह से मास नंबर अलग हो जाता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से जो चेंज हो रहा है, इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज में तो कोई चेंजेस नहीं आते हैं, मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स के बारे में। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, और समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। क्या होता है? कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं आइसोटोप्स में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? देख रहे हैं ना बच्चों आप, बाहर की जो इलेक्ट्रॉन शेल है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन की एक शेयरिंग होती है, या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो उससे हमारा मास नंबर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, हमारे न्यूट्रॉन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है, या तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इम्पैक्ट किन चीज़ों में पड़ता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। किन चीज़ों में पड़ता है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी। केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं। आइसोटोप्स के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। क्यों आता है? अब ये हम समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे हो गया डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। हम ये देख रहे हैं ना, एटम के स्ट्रक्चर में कहाँ पे बदलाव आ रहे हैं?
न्यूक्लियस में बदलाव आ रहे हैं। कहां पे आ रहे हैं? न्यूक्लियस। मैंने प्रीवियस क्लास में बच्चों आपको बताया था ना, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एलिमेंट आर कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, आर कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। तो अगर हमारे कोई मास में डिफरेंस आएगा या कोई चेंज आएगा तो वो कहां से आएगा? हमारे न्यूक्लियस से आएगा। न्यूक्लियस में ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है हमारा? न्यूट्रॉन। डेंसिटी का तो फॉर्मूला ही होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारी डेंसिटी इस तरह से इंपैक्ट करेगी। बॉइलिंग पॉइंट में कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? आप देख रहे हैं ना ऊपर, मास नंबर में डिफरेंस आ रहा है, मास नंबर में डिफरेंस आ रहा है। अगर मास बढ़ता है तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। जो मास अगर बढ़ेगा किसी चीज़ का तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो जब सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा, सपोज ये छोटे छोटे हैं, 2 एटम हैं, 4 एटम, और ये बड़े बड़े 4 एटम, इनका सरफेस एरिया बड़े होने की वजह से इनका जो इंटरैक्शन का लेवल है वो भी ज़्यादा होगा। इनकी जो इंटरैक्शन कैपेसिटी है वो भी इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज लिक्विड को हमें कन्वर्ट करना है गैस में। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? गैस में। लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? एनर्जी लगाएंगे। क्या करेंगे? एनर्जी लगाएंगे। बड़े पार्टिकल्स का क्या होगा बच्चों? जो इंटरैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयरिंग टू छोटे पार्टिकल्स। तो इसकी वजह से हमें इसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी कंपेयरिंग टू दिस वन। इसमें हम ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तब जाके ये कन्वर्ट होगा लिक्विड टू गैस में। इसमें कम एनर्जी लगाएंगे इसके कंपैरिजन में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो इसकी वजह से हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इम्पैक्ट करेगा। क्यों? मास की वजह से, क्योंकि मास नंबर ज़्यादा हो रहा है। तो हम समझ गए ना बच्चों आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स क्या है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम atomic number but different mass number. Difference is mass number is due to difference in number of neutron present in an atom. बच्चों मैं आपको इतना डीप में इसलिए समझाता हूं कि आप लोगों को सारी चीज़ आसानी से समझ में आए और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। चाहूँ तो मैं ऊपर सारी चीज़ें बता सकता हूं और इतनी रिक्वायरमेंट अगर ना हो तो, मगर मुझे लगता है कि पढ़ा रहा हूं तो सारी चीज़ आपको बताऊं सब अच्छे से और आपको और किसी और चीज़ की फिर ज़रूरत ना पड़े। अब हम लोग बच्चों समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों दो टाइप से होती है। पहला वाला हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं जिसमें फॉर्मूला कुछ था 2n²। आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ द शेल और एनर्जी लेवल। ये फर्स्ट हो गया, ये प्रीवियस वीडियो में है, आप देख के समझ लीजिएगा। सेकंड आता है, सेकंड रूल क्या कहता है? सपोज ये हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हमारी हो गई आउटर शेल। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिर्फ 2। और उसके बाद की चाहे जितनी भी शेल हो, जितनी भी नंबर ऑफ शेल n, चाहे जितनी भी शेल हो, सब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। सब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। सारी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए सारी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी की सारी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज शेयर्ड, गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। क्या है वैलेंसी? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी शेयरिंग आपस में, या तो उनका लॉस होना या गेन होना, उन्हीं को हम कहते हैं वैलेंसी।
सपोज ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है, ये हो गया न्यूक्लियस हमारा, ये हो गई इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स। सपोज यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन शेल्स को आपस में बैलेंस करने के लिए, जैसा कि अभी हम लोग ने पहले पढ़ा है ना, फर्स्ट शेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। बाकी की शेल्स में कितने होते हैं, 8 होते हैं। बाकी शेल्स में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो हमें इन दोनों को स्टेबल करने के लिए क्या करना है, दोनों में 2 होने चाहिए, दोनों में 2 होने चाहिए। तो दोनों अपने आप को स्टेबल करने के लिए, दोनों अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लोग आपस में शेयर कर लेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लोग आपस में शेयर कर लेंगे, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। खैर इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ आएगी। अभी मोटा मोटा वैलेंसी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि वैलेंसी में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन होते हैं या शेयर होते हैं, जैसे यहाँ शेयरिंग हो रही है। कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है और ये अपना, कभी क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है। अभी आप इतना सिर्फ समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दिए जाते हैं और लिए जाते हैं और या तो शेयरिंग होते हैं। तो सिर्फ वैलेंसी ही, जो इलेक्ट्रॉन्स आखिरी में होते हैं आउटर शेल में, सबसे बाहर की शेल में, उन्हीं में सिर्फ एक्सचेंज या तो शेयरिंग होती है। अगर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो इलेक्ट्रॉन रिसीव या एक्सेप्ट किया जाता है, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव वैलेंसी हो गई। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। सपोज बीच का तो स्ट्रक्चर हम जानते हैं ना, यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव। तो जब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हुआ यहां से, क्योंकि प्रोटॉन इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन होता है ना, अरे सॉरी, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो वैलेंसी क्या हो गई हमारी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये स्ट्रक्चर वैलेंसी क्या हो गई, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन अगर हमने रिसीव कर लिया, रिसीव क्या किया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव अगर हमने रिसीव कर लिया तो क्या हो गई हमारी, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। वैलेंसी क्या हो गई हमारी, इलेक्ट्रो नेगेटिव। वैलेंसी क्या हो गई हमारी, इलेक्ट्रो नेगेटिव। सपोज ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है, हमेशा आउटर शेल ही पार्टिसिपेट करेगी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने में, लेने या देने में, क्योंकि बाहर का, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है ना, सबसे जो आउटर शेल होती है उसकी एनर्जी लेवल सबसे हाई होती है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का जो लेवल होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे आउटर शेल अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन को देती या लेती या तो शेयर करती है, और इसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं या शेयर हो रहे हैं या तो दिए जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने अभी इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ लिया है, वैलेंसी पढ़ ली है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी, इलेक्ट्रो नेगेटिव वैलेंसी, और वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वेरिएबल वैलेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। एलिमेंट विच एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। कुछ एलिमेंट होते हैं जिसकी वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल, वेरी करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। जैसे सपोज फेरस और फेरिक, इसमें क्या ऐड हुआ है, OUS, इसमें क्या ऐड हुआ है, IC। जो हमारे मेटल्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है, जो कम वाली होती है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, OUS। क्या ऐड करते हैं, OUS। और कम ज़्यादा वाले में क्या ऐड करते हैं, IC। ज़्यादा वाले में क्या ऐड करते हैं, IC, फेरस, फेरिक। मेटल्स में क्या होता है, कम वाले में OUS, ज़्यादा वाले में IC ऐड कर देते हैं। नॉन मेटल्स के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ द अदर एटम डिटरमाइन इट्स वैलेंसी। जो दूसरा एटम होगा वो वैलेंसी को डिटरमाइन करेगा। जैसे ये हो गया PCl3, PCl5, ये क्या हो गया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या हो गया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड।
और ये क्या हो गया, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या हो गया, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। हम वैलेंसी के बारे में एक चार्ट के हेल्प से समझ लेते हैं। सपोज वैलेंसी, ये हमारी हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गई हमारी K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, और ये हो गई हमारी वैलेंसी। सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर 1 हुए तो K शेल में 1 आया, और यहाँ पे क्या होगा, +-1। एक इलेक्ट्रॉन लेने की ये कोशिश करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये क्या है, शेल नंबर 1 जिसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं। उसके बाद आते हैं हम 2, के शेल में कितने आएंगे, 2। ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ये 0, वैलेंसी क्या होगी इसकी, 0। फिर 3, 2, 1, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, या तो 7 गेन कर ले, 7 गेन करने में इसे बहुत सारी ताकत लगेगी, तो ये कोशिश करेगा एक लूज कर दें। क्या करेगा, एक लूज कर देगा। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारी, +1, 4, 2, 2। ये क्या करेगा, 2 + 2, 2 लूज कर देगा, 5, 2, 3। ये क्या करेगा, 3 लूज कर देगा, 6, 2, 4, 4। उसके बाद हो गया 7, ये क्या करेगा, 2 और 5। ये 3 क्या करेगा, 3 लूज कर देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, 8, 2, 6। ये क्या करेगा, 2 लूज कर देगा, 9, 2, 7। ये क्या करेगा, 1 लूज कर देगा, 10। इसमें 2 और 8, ये क्या हो गया, स्टेबल। ये क्या हो गया, स्टेबल। तो ये ना लूज करेगा ना गेन करेगा। हमारी देख रहे हैं ना वैलेंसी, इसी तरह वैलेंसी हमारी होती चली जा रही है। इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, और हमारी K शेल, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसके बाद L, फिर और बढ़े तो M में आएगा, फिर और बढ़े N आएगा। इस तरह ये कंटिन्यू होता जाएगा, और हमारी जो वैलेंसी होती है वो हमें उस हिसाब से निकलती चली जाएगी। पहली शेल में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन या तो देगा या लेगा। ये क्या करेगा, स्टेबल है, कुछ नहीं करेगा। ये देगा चाहेगा, ये देना चाहेगा, ये देना चाहेगा। ये अभी इसके बारे में हम कभी और पढ़ेंगे। ये हमेशा लेना चाहेगा, ये लेना चाहेगा, ये लेना चाहेगा, और ये स्टेबल है।